Hey guys, hi everyone. Good afternoon, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to lecture number 3 of chapter number 2 of GST, Supply Under GST, guys. I welcome you all to this session, guys. Let's get going without any further delay. Delay नहीं करेंगे और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में करना है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट, which is, guys, schedule number 1. Schedule number 1 is what we need to take care of in today's session, and I would want each and every one of you to be excited and pumped up to take care of these provisions, these cases जो मैं आज करवाने वाला हूँ. But we will have a quick recap of what we did into the previous session, guys. सबसे पहले पिछले सेशन में हम लोगों ने सीखा, guys, कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के तीसरी और चौथी कंडीशन, पहली क्या थी? टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ होने चाहिए. दूसरी कंसिडरेशन होनी चाहिए, जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में किया था. आज मैं फिर पिछले सेशन में किया था द लास्ट टू कंडीशंस, एंड दोज वर कि दे शुड बी प्रोवाइडेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन. अब हमने कहा भाई ये टैक्सेबल पर्सन कौन है? Who is that taxable person? The taxable person is a person who is registered or liable for registration under the GST law. तो आपको कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, guys? Under the GST law होना चाहिए. The recipient can be either registered or non-registered person. The supplier should be a registered person. फिर नेक्स्ट पहुंचे, in the course of furtherance of business होना चाहिए. अब कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की जब पढ़ने पहुंचे तो इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिख रखी थी, तो एक ही चीज क्रक्स निकला कि एक चीज को कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं माना गया, एंड दैट इज अ पर्सनल कैपेसिटी ट्रांजैक्शन. अ पर्सनल ट्रांजैक्शन को दोस्तों विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. रेस्ट एवरी गॉडडैम थिंग इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ऑलराइट, उसके बाद गाइस हम लोग पहुंचे थे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जो कहता है कि अगर कोई भी एक्टिविटीज करी जाती है बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा. मतलब दोस्तों कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को दे रहा है या पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है, तो इन्हें फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए they shall be considered as two different persons, and any transaction between these two persons satisfying all the conditions of section 7 subsection 1 clause A will be considered as supply. उन्हें supply माना जाएगा. फिर लास्ट प्रोविजन जो हम लोगों ने पिछले सेशन में किया गाइस, दैट वाज सेक्शन 7(1)(b). 7(1)(b) क्या बोलता है? 7(1)(b) बोलता है कि इफ देयर आर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, हिंदुस्तान में सर्विसेज आई हैं जिसके बदले में आपने पैसा दिया है, चाहे वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या ना हो, whether or not connected with your business or profession, उसे अपन क्या मानेंगे गाइस? It will be considered to be a supply, मान लिया जाएगा. ऑलराइट, तो यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी टॉक्स अबाउट इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज एंड कंसिडरेशन इज स्टिल रिक्वायर्ड. अगर कंसिडरेशन नहीं है गाइस तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, उसे फिर सप्लाई नहीं माना जाएगा. नाउ गाइस, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी कहते हैं सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 made or agreed to be made without a consideration. Made or agreed to be made without a consideration. कहते हैं चार ऐसी एक्टिविटीज हैं जो शेड्यूल 1 में आई, जिनमें कहा कि अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी उन्हें सप्लाई मान लिया जाएगा. जैसे दोस्तों सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, द क्लॉज दैट वी डिड यस्टरडे, ये क्या कहता था? कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर नहीं भी होगा तो भी इसे सप्लाई मान लेंगे, प्रोवाइडेड दैट देयर आर टू कंडीशंस दैट नीड्स टू बी सैटिस्फाइड. पहली कंडीशन क्या थी गाइस? फिर से मैं करवा रहा हूं, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी गाइस? कंसिडरेशन होना चाहिए. करेक्ट. मतलब 7(1)(b) किसका एक्सेप्शन था? कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक्सेप्शन था और उसे सप्लाई माना जा रहा था. वैसे ही 7(1)(c) प्लस शेड्यूल 1 इज द एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन नहीं भी होगी
तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। उसमें 4 केसेस टोटल बताए गए। कितने केसेस बताए गए? 4 केसेस। आइए गाइस, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी has diluted the importance of concentration. कंसेंट्रेशन की इंपॉर्टेंस कम कर दी गई है, डाइल्यूट कर दी गई है, मतलब कम। All cases specified in Schedule 1 shall be considered as supply. उन्हें सप्लाई माना जाएगा even if made without consideration. But it shall be noted that any transaction without consideration and not falling under Schedule 1, मतलब एक ट्रांजैक्शन जिसमें कंसिडरेशन नहीं है और वो शेड्यूल 1 में भी नहीं आ रहा है, वो आपका फिर सप्लाई नहीं होगा, वो आपका सप्लाई नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन जिसमें कंसिडरेशन नहीं है उसे सप्लाई मानेगी। अगर कंसिडरेशन नहीं है और वो शेड्यूल 1 में आ रहा है तो सप्लाई है। कंसिडरेशन नहीं है, शेड्यूल 1 में भी नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी सप्लाई नहीं माना जाएगा उसे। एंड नॉट फॉलिंग अंडर शेड्यूल 1 शैल नेवर बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एंड देयरफॉर not leviable to GST. not leviable to GST. आ जाओ भाई, जिसमें पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो क्या सर हमें ये लिखना है? हाँ जी, ये आपको लिखना होगा गाइस। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड। केस नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स जिस पर आईटीसी क्लेम कर लिया है। अब इधर देखिएगा गाइस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट गाइस। लेट्स से मैं आपका होस्ट दोस्त रे राठी, ऑलराइट गाइस, मेरी दोस्तों लेट्स से ज्वेलरी की दुकान है। आई एम रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ। ज्वेलरी की दुकान है, काफी बढ़िया दुकान है, एंड आई एम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि अगर मैंने कुछ स्टॉक खरीदा गाइस, मैं यहां गुड्स भी बना देता हूं, अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है। स्टॉक इन ट्रेड खरीदा, तो क्या दोस्तों मैंने इस स्टॉक इन ट्रेड पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले लिया होगा? द आईटीसी बेनिफिट वुड हैव बीन टेकन। लेकिन सर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट तो तब मिलता है ना जब आप सामान आगे बेचोगे और आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे। जब आप सामान आगे बेचोगे और आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे। देखो गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने उठाया कि आईटीसी का बेनिफिट तो तब मिलेगा जब आप आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे, एंड बिकॉज यू अभी तक आपने आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं किया, आप आईटीसी की क्यों बात कर रहे हैं? नहीं गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आप कोई गुड्स खरीदते हैं विच आर यूज्ड or intended to be used, which are used or intended to be used in the course of furtherance of business, that will allow you to claim the benefit of ITC. ये तो बड़ा ही फिर मुश्किल बात हो जाएगी कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, लेट्स से गाइस, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पूछ रहा हूं। मैं आपका होस्ट दोस्त राठी फिर से। मैंने दोस्तों टीवी खरीदा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने टीवी खरीदा। मेरी दुकान में ऑलरेडी एयर कंडीशनर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन थे और आगे मैंने वॉशिंग मशीन बेचा। मैंने आगे वॉशिंग मशीन बेचा है और मैंने वॉशिंग मशीन बेचने पर जीएसटी जो कलेक्ट किया है गाइस, वो 100 रुपीज कलेक्ट किया है। और टीवी खरीदने पर जो मैंने जीएसटी पे किया था, जीएसटी पेड, वो मैंने 75 रुपीज पे किया था। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस एंड एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू आंसर मी, क्या मैं वॉशिंग मशीन के टैक्स कलेक्टेड में से टीवी का टैक्स पेड माइनस कर सकता हूं? Can I reduce guys the tax that is paid on TV from the tax collected on washing machine? The answer is yes. सरकार ये थोड़ा ना कहती है कि टीवी का टीवी में से ही माइनस होगा, वॉशिंग मशीन का वॉशिंग मशीन से ही माइनस होगा। समझ रहे हैं गाइस? तो यहां पर श्रेय राठी जो गवर्नमेंट को जाके पे करेगा, मैं जो गवर्नमेंट को जाके पे करूंगा, दैट विल बी 100 माइनस 75। जबकि अभी तक टीवी बिका नहीं है, बट क्या मैंने टीवी का आईटीसी का बेनिफिट उठा लिया? द आंसर इज यस, क्योंकि मैंने ये टीवी अपने स्टॉक की तरह खरीदा था। तो सरकार ने कहा आज नहीं तो कल राठी जी टीवी भी बेचेंगे, तो टीवी पर भी टैक्स कलेक्ट होगा। इसीलिए सरकार ने, जब आप चैप्टर नंबर 8 आईटीसी वाले चैप्टर में पहुंचेंगे और वहां पढ़ेंगे, तो सरकार ने क्लियरली बोला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, कि आपका सामान
यूज या इंटेंडेड टू बी यूज होना चाहिए इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या होना चाहिए? यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंड दैट विल इनेबल यू, वो आपको आईटीसी का बेनिफिट दे देगा। ऑलराइट गाइस, नाउ गाइस, my question to you guys, and every one of you will have to participate. The more you guys participate, the better it would be. अब इधर देखिएगा गाइस, everyone just a second। हाँ जी, अब जब मैं श्रेय राठी द ज्वेलर था तो मैंने स्टॉक खरीदा, ज्वेलरी खरीदी गाइस, और ज्वेलरी खरीद के मैंने उस पर आईटीसी का बेनिफिट उठा लिया। अब आपकी मैडम, मेरी वाइफ, मेरी स्पाउस ईशा का बर्थडे आया, और ईशा से मैंने कहा, जानू, डार्लिंग, बेबी, सोना, आज आपका बर्थडे है, क्या गिफ्ट में चाहिए आपको? तो ईशा कहती है, आज तो मैं ज्वेलरी लूंगी। अरे यार, ज्वेलरी की दुकान वाले से ज्वेलरी की बातें कर रही, अरे पूरी दुकान आपकी है, आपको कौन सी ज्वेलरी? अरे राठी, ऐसे वो मेरे से कहती है, अरे तुमने मेरे को बेवकूफ बना बना के, पागल बना बना के अभी तक कोई भी ज्वेलरी नहीं दिखाई। मतलब ज्वेलरी की दुकान वाले से मैंने शादी करी और उसने मेरे को आज तक ज्वेलरी नहीं दिलाई, आज तो मैं दुकान पर आके ज्वेलरी लेकर ही मानूंगी। मैंने कहा, आप वैसे ही इतने सुंदर हैं, आपको ज्वेलरी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को तो लगा महंगा कोई ज्वेलरी का पीस उठा लिया तो बड़ा महंगा पड़ेगा मेरे को बर्थडे इनका। आप कुछ और सोचो, आप कुछ और सोचो। कह रहे नहीं, आज तो मैंने, अगर दिलाना है गिफ्ट, अगर दिलाना है गिफ्ट तो मेरे को यही चाहिए। अब वो बिल्कुल अड़ गई, आज मैं गिफ्ट लूंगी तो ज्वेलरी ही लूंगी। अब दोस्तों, मैम क्या हुआ, मैम दोस्तों दुकान पर आई, ध्यान से सुनिएगा गाइस, आपकी ईशा मैम गाइस, मेरी स्पाउस दुकान पर आई, और दुकान पर आके कहती है कि वह कौन सी अच्छी ज्वेलरी आई है। मैंने कहा, फिर वही बात, ज्वेलरी की बातें करते हैं, आपके लिए कुछ खाने पीने का मंगाऊं? पहले कुछ खा पी तो लो, है घर से आई हो। अरे कह रही, घर से ही तो आई हूं, खा पी कर आई हूं, आज तो ज्वेलरी लेकर जाऊंगी। इतने में वहां पर लोग इकट्ठे हो गए मैडम के पास, मैडम हैप्पी बर्थडे टू यू, मैडम हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वहां पर एक सीनियर मैनेजर थे जिनका नाम था राकेश जी। उन्होंने कहा, अरे राकेश जी, आज आज मैं आपके सर की बात तो नहीं सुनूंगी, हमेशा पागल बनाकर ये मेरे को ज्वेलरी नहीं दिलाते हैं। अरे राकेश जी कहते, अरे मैडम आप छोड़िए, सर को छोड़िए। मैंने कहा, ओ भाई, मालिक हूं मैं, सर समझिए, आप थोड़ा पूजा पाठ में लगाइए। इधर आइए मैडम, आप इधर आइए, और इधर आइए, कुछ नए सेट आए हैं ज्वेलरी के, नए नए सेट, आप वो लेकर जाइए। आज तो आज आपका बर्थडे है, सर भी आपको मना नहीं कर पाएंगे। मैडम कहती, ये हुई ना राकेश जी बात। मैं वहां से दूर से राकेश जी को इशारा करूं, काट दूंगा, तेरा गला काट दूंगा अगर मैडम ने कोई भी पाजेब से ज्यादा चीजें ली तो, है। अब इधर ध्यान से सुनिए, मैडम जाती है, मैडम जाती है, और मैडम जाती है, महंगे महंगे सेट में सिलेक्ट करना चालू करते हैं। मेरा तो बीपी ऊपर नीचे बीपी। अब मैडम उसमें से एक सेट सिलेक्ट करती है वर्थ 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का दोस्तों। और उस पर लेट से जीएसटी लगता है, एट द रेट जीएसटी लगता है एट द रेट 5%, नॉर्मली 5% लगता, तो 35,000 रुपए, तो टोटल 7.35 लाख का। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं मार्केट में बेचता हूं। मैडम आते हैं, श्रेय मैंने ये ज्वेलरी पसंद करी। मैंने कहा, ईशा, ये जो ज्वेलरी है ना, ये इतनी अच्छी नहीं है, कुछ नए पीसेस आने वाले हैं हफ्ते 10 दिन में, एक बार वो आ जाए, उनमें से भी सिलेक्ट कर लो, हो सकता है फिर देखो, नहीं तो फिर बर्थडे चली जाएगी। एक बार आपने गिफ्ट ले लिया तो बार बार तो आप नहीं ले पाओगे। तो इतने में राकेश जी आते हैं, क्या राठी जी, आप भी झूठ बोलते हो, कल तो एक मैडम आई थी, है, उनको उनको तो आप पहना पहना के दिखा रहे थे, हैं? और आज आप अपनी ही मैडम को मना कर रहे हैं। मैंने कहा, तेरे को काम करना है कि नहीं करना है यहाँ पर आगे, है, मारू नहीं तो। नहीं नहीं राठी जी, अब अपनी मैडम से क्या शर्माना है। कल तो आपने उनसे कह रहे थे बाल हटाइए, और आप ही पीछे से पूरा नॉट बांध रहे थे, और आज आज अपनी मैडम को उसी ज्वेलरी के लिए मना कर रहे हैं। नहीं नहीं राठी जी, गलत बात है, बर्थडे के दिन कौन मना करता है? मैंने कहा, पैसा कौन देगा, तुम्हारे अब्बा, है। अब इधर ध्यान से सुनिएगा, मैडम कहती हैं, ये ज्वेलरी तो मैं लेकर जाऊंगी ही जाऊंगी, आज मेरे को ये पसंद आया है। ये 7 लाख रुपए की ज्वेलरी मैडम ने दोस्तों एज अ गिफ्ट ले ली। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा गाइस,
7 लाख रुपए की ज्वेलरी मैडम ने एज अ गिफ्ट ले ली। अब दोस्तों मैडम गिफ्ट लेके जा रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ तो पैसा लेकर आई होंगी, 2 4 5 लाख कुछ तो दे देंगी। तो मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने ताली मार दी। मैंने कहा क्या? चलिए थैंक यू श्रेय, घर पे आओगे ना, आज मैं पनीर बना के रखूंगी, अपन साथ में मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आते हुए आप केक ले आना और शैंपेन की बोतल। मैंने कहा वो भी मुझे ही लाना है। तो कह रही बर्थडे तो मेरा है ना, तुम ही लाओगे। अब इधर ध्यान से सुनिएगा, मैडम दुकान से बाहर निकली और अंदर एंट्री हुई मोदी जी की। मोदी जी कहते हैं राठी जी क्या बात है, सबको ज्वेलरी बांट रहे हैं, हमें भी कुछ दे दीजिए, हमें भी कुछ दे दीजिए। मैंने कहा बांट नहीं रहा हूं, जो आपसे पहले निकली है वो मेरी बेगम है। अगर उन्हें आज उनके जन्मदिन पे गिफ्ट नहीं देता तो पूरे साल भर खाना नहीं देती मेरे को। वो देना पड़ा, इच्छा नहीं थी मेरी बिल्कुल भी, लेकिन देना पड़ा मेरे को। अब मोदी जी कहते हैं राठी जी आप भी कमाल करते हैं, आपने वो वाला स्टॉक उन्हें दे दिया जिस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लिए हुए थे। मैंने कहा दिया नहीं है मोदी जी, क्या बताऊं, मन तो कर रहा है साइड में जाके फूट फूट के रहूं, लेकिन अब क्या करें। कहते हैं मोदी जी कहते हैं राठी जी हमने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट एक शर्त से दिया था। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जब हम आपको बेनिफिट दे रहे थे तो उस पर एक स्टार मार्क किया था, और वो स्टार क्या मार्क किया था गाइस, दैट इट विल बी यूज्ड और intended to be used in the course or furtherance of business। करेक्ट, हमने आपको इस इंटेंशन से दिया था कि आप आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे, एंड इसी बेसिस पर हमने आपको आईटीसी का बेनिफिट दे दिया था। यू विल कलेक्ट टैक्स एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे 2 दिन 10 दिन 2 महीने 4 महीने, बट यू विल कलेक्ट टैक्स। एंड आपने हमारे साथ धोखा कर दिया। मैंने कहा क्या धोखा, क्या करा? कह रहे हैं आपने एक तरफ तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठा लिया और दूसरी तरफ यू डिड नॉट यूज इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आपने उसे गिफ्ट कर दिया। और क्योंकि आपने उसे गिफ्ट कर दिया मैम को, हमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, हमें आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आप आईटीसी का बेनिफिट उठा चुके हो, और आईटीसी का बेनिफिट जब आपने उठाया तब आपको नहीं पता था कि आप आगे ऐसे गिफ्ट करोगे, तो हम ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हो। लेकिन क्योंकि आपने आगे गिफ्ट करा और आगे से आपने जो टैक्स कलेक्ट करना था वो टैक्स कलेक्ट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, हम आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं देंगे। कायदे से तो यही बात बनती है ना कि आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था, बट बिकॉज आप आईटीसी का बेनिफिट ले चुके हो, आपने जो मैम को दिया उसे हम क्या मान लेंगे गाइस, हम उसे डीम्ड सेल मान लेंगे। डीम्ड सेल नहीं, सप्लाई, उसे हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। क्या मजा आया गाइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट? एवरीबडी गेटिंग व्हाट माय फर्स्ट पॉइंट इज गाइस? तो सरकार ने क्या कहा, आपने अपने स्पाउस को जो गिफ्ट करा है, आपने जो अपने स्पाउस को गिफ्ट करा है, हम ये नहीं कहते कि आपने कोई इलीगल काम किया है, लेकिन क्योंकि आपने स्पाउस को वो चीज गिफ्ट कर दी जिस पर आप आईटीसी का बेनिफिट उठा चुके थे, तो हमें ये विश्वास था कि आप आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो टैक्स हमें मिल जाएगा। नाउ बिकॉज आपने आगे से टैक्स कलेक्ट भी नहीं किया, तो क्या आपने जो सप्लाई करी है उसे हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे? द आंसर इज यस। इधर देखिए, परमानेंट ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। कहते हैं एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल or transfer of business assets without any intention of receiving back the goods made without consideration qualifies as supply। अगर आपने कोई सामान ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज कर दिया है, और आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो सामान आपको वापस मिलेगा,
and you have transferred it without any consideration, तो उसे क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई मान लिया जाएगा. However, it should be noted that ITC must have been availed. ITC must have been availed on such goods. Sir, what if ITC is not availed? What if, sir, input tax credit is not availed? फिर क्या होगा? Then उसे डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक ही तो कंडीशन है, एक ही केस के, एक ही कंडीशन के पीछे पढ़कर मोदी जी ने उसे सप्लाई बना दिया. कहते हैं एग्जाम्पल देखिए गाइस, देयर आर 3 एग्जाम्पल्स. तीनों एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल जाएगी. एन इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर ट्रांसफर्स permanently a television from his stock to his residential property. An electronics dealer transfer permanently a television from his stock to his residential property. क्या दोस्तों इसे सप्लाई माना जाएगा? The answer is yes. एक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर ने टेलीविजन खरीदा अपने स्टॉक से, अपने स्टॉक के लिए, तो उसने आईटीसी उठा लिया होगा और वो अब उसे अपने घर पे ट्रांसफर कर रहा है, तो अपने आप से तो पैसा लेगा नहीं. In that scenario, such transaction shall be considered as supply, assuming that the dealer has taken ITC on such television. उसने ITC का बेनिफिट उठा लिया है, तो क्या होगा गाइस? सप्लाई माना जाएगा. नेक्स्ट, Miss Isha purchased a motor car for business purpose on which ITC isn't allowed. ITC allowed ही नहीं है. ITC isn't allowed by virtue of section 17(5) block the credit. अब ध्यान से देखिएगा, आपकी मैम का नाम भी ईशा है और एग्जाम्पल में भी ईशा आया, ये बन जाती है आपकी मैम. हा क्या गजब बाल है. इन्होंने लेट्स से एक मोटर कार खरीदी गाइस. चाहे ये कार, ध्यान से सुनिएगा, बीपी बिजनेस प्रोफेशन के लिए खरीदी गई थी, ये बिजनेस के लिए खरीदी गई थी, लेकिन क्या इस कार पर आपको आईटीसी का बेनिफिट मिला होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिला होगा? नहीं, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 8 अगेन सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड क्रेडिट की कैटेगरी में आता है. कार कौन सी कैटेगरी में आता है? ब्लॉक्ड क्रेडिट. क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाता even though all the conditions for claiming the benefit of credit is satisfied. अब in this scenario, in this case, उन्होंने क्या किया? आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद ये कार गिफ्ट कर दी अपने दोस्त काव्या को. ये कार गिफ्ट कर दी अपनी दोस्त काव्या को. काव्या के भी शानदार बात. अब बात ये आती है, क्या ईशा ने जब गाड़ी खरीदी थी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, क्या did she avail the benefit of ITC? The answer is no. So whenever she is gifting, अगर वो गिफ्ट कर रही है to काव्या, will this transaction, क्या इसे शेड्यूल 1 में माना जाएगा? शेड्यूल 1 में डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? The answer is again no. इसे डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा. डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा. Alright guys. अच्छा सर, what if सर ईशा ने काव्या को आगे चाहे कम प्राइस में ही सोल्ड फॉर लेट्स से 2.5 lakhs, बेच दिया 2.5 लाख का. नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, इफ शी हैज सोल्ड द कार फॉर 2.5 lakh rupees, 2.5 लाख रुपए का बेचा है, तो क्या फिर इस पे जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस. GST will be levied under section 7 subsection 1 clause A, क्योंकि section 7 subsection 1 clause A की 4 conditions ध्यान रखो. goods oblique services होना चाहिए, हाँ जी है. प्लस consideration होना चाहिए, हाँ जी है. प्लस by a registered person होना चाहिए, assuming that Isha is the registered person. and last, it should be in the course of furtherance of business. क्या ये business asset था? हाँ जी ये business asset था, मैंने लिखा भी है. तो फिर क्या दोस्तों 2.5 लाख रुपए पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा? द आंसर इज यस, देन इट विल बी चार्ज. तो कहते हैं मिस ईशा परचेज अ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस पर्पस ऑन व्हिच आईटीसी इजंट अलाउड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 17(5), दैट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट. आफ्टर 2 years शी गिफ्टेड द कार टू हर फ्रेंड काव्या. सच ट्रांसफर शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, as ITC was not allowed at the time of purchase, even though motor car is the business asset. Even though motor car एक business asset है, ITC allow नहीं किया जाएगा.
Third example, guys, a bag dealer donates 100 school bags to poor children. A bag dealer donates 100 school bags. क्या उसके लिए एज अ स्टॉक इन ट्रेड है? हाँ जी। क्या उस पर वो आईटीसी का बेनिफिट ले चुका है? हाँ जी। अब क्योंकि उसने डोनेट किया है गरीब बच्चों को, तो गरीब बच्चों से पैसे नहीं लिए, लेकिन फिर भी क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? Will this be considered to be a supply? The answer is yes, it will be considered to be a supply. In this case, transfer of business stock on which ITC has been claimed, input tax credit has been claimed, shall qualify as supply. उसे supply माना जाएगा। मजा आया गाइस यहां तक? हाय आकांक्षा, क्या मजा आया बेटा? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड केस नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 1, लेट्स गेट गोइंग गाइस। और अपनी जो वो टेबल थी ना गाइस, उसी में आगे आगे दोस्तों मैं पॉइंट लिखता जा रहा हूं। एक अपन लोगों ने टेबल बनाई थी गाइस इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर गाइस, एंड वो टेबल आने वाली है आप लोगों के सामने। ये रही गाइस, ये रही कंसिडरेशन। कंसिडरेशन वाला पॉइंट याद आ रहा है दोस्तों? कंसिडरेशन में बहुत सारे पॉइंट्स थे, और अब मैं या तो कंसिडरेशन के ऊपर लिख देता हूं या कंसिडरेशन के नीचे, जहां पर भी आपको जगह हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूं और इसके ऊपर लिख रहा हूं गाइस, क्योंकि बाय द एंड ऑफ लेक्चर टुमारो सेशन, जब ये हमारा पूरा चार्ट कंप्लीट होगा ना, मजा आ जाएगा। आप लोगों को देखकर कहोगे हाँ राठी जी, इट इज एक्चुअली वर्थ स्टडीइंग फ्रॉम यू। आ जाइए गाइस, कंसिडरेशन यहां पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी प्लस शेड्यूल 1 जो क्या बोलता है? जो क्या बोलता है? डीम्ड सप्लाई, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगी तो भी उन्हें सप्लाई मान लिया जाएगा। ऑलराइट गाइस, जिसमें गाइस सबसे पहला वाला पॉइंट आया, सबसे पहला वाला पॉइंट आया परमानेंट, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। ध्यान रखिएगा, बिजनेस एसेट ऑन which ITC input tax credit has been claimed. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया हो। ऑलराइट गाइस, ये केस सिनेरियो नंबर 1। आइए गाइस, अब दूसरा गाइस बढ़ेंगे, फिर अपन इस टेबल को आगे बढ़ा देंगे गाइस। बढ़ेंगे फिर टेबल को आगे बढ़ा देंगे। केस नंबर 2, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, ये क्या है सर ये कौन होते हैं रिलेटेड और डिस्टिंक्ट? यही तो मैं समझाने आया हूं। मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अच्छा, रिलेटेड एज द नेम सजेस्ट, रिलेटेड जैसा कि नाम में लिखा है कि एक दूसरे के जानकार हैं एंड एक दूसरे के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेट्स से अगर मेरा ट्रांजैक्शन अपने फादर के साथ होता है, तो क्या मैं दोस्तों ट्रांजैक्शन में हम लोग कुछ कारिस्तानी कर सकते हैं? क्या हम उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कैन वी इन्फ्लुएंस द ट्रांजैक्शन? द आंसर इज यस। वी हैव गॉट दैट कि भाई पापा मेरे से कहें, मैं पापा से कहूं, वी हैव थिंग्स दैट वी कैन इन्फ्लुएंस द ट्रांजैक्शन। तो कहते हैं सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, पहले हम रिलेटेड पर्सन को समझेंगे फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स एंड देन वील गो ऑन टू डिस्टिंक्ट पर्सन। और डिस्टिंक्ट पर्सन को समझने के बाद जाकर हमारा केस नंबर 2 खत्म होगा। कहते हैं रिलेटेड पर्सन, कहते हैं अ पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन। अ पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड अ रिलेटेड पर्सन। few points covered are as under। इसमें दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स हैं गाइस, जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं। however out of these points
there is only 1-2 points which are very important from examination point of view. मैं रीड आउट सारे करवाऊंगा, लेकिन हम सारे लिखेंगे नहीं. लिखेंगे वो वाले पॉइंट्स जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करते हैं. नहीं तो आपको अगर मैं लिखने ऐसे बोल दूंगा तो देयर विल बी sheer wastage of time. Related person, a person who is under influence of another person is called a related person. जैसे कि एग्जाम्पल्स में, such persons are officers or directors of one another's business. अब इधर देखिएगा गाइस, जैसे कि ये हमारे मुकेश भाई और ये है हमारे अनिल अंबानी जी, दोनों भाई भाई हैं. अब मुकेश अंबानी जी, who is a major shareholder of Reliance Jio, he is being appointed as an officer or director of Reliance Communications. And likewise, Anil Ambani ji, who is the major shareholder of Reliance Communications, he has been appointed as an officer or director of Reliance Jio. तो क्या दोस्तों एक दूसरे के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट हो गया? एक दूसरे के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट हो गया? द आंसर इज यस. एक जगह एक कंपनी के मेजर शेयर होल्डर हैं और दूसरी कंपनी के डायरेक्टर हैं. तो क्या दोस्तों ये दोनों मिलकर कुछ ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलायंस जियो एंड रिलायंस कम्युनिकेशंस ऐसे कर सकते हैं विच माइट बी इन्फ्लुएंशियल? मैं बस आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, क्या ऐसा हो सकती है? इज देयर अ पॉसिबिलिटी लाइक दैट? द आंसर इज यस. एंड देयरफॉर रिलायंस जियो एंड रिलायंस कम्युनिकेशंस आर रिलेटेड पार्टीज इन दिस केस. तो अगर रिलायंस जियो ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया जहां पर कंसिडरेशन नहीं है, तो भी क्या उसे सप्लाई मान लिया जाएगा? विल दैट आल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई? द आंसर इज यस, that will also be considered to be a supply. Next, such persons are legally recognized partners. अगर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है KPMG, क्या नाम है? KPMG. उनके ये दो पार्टनर्स हैं गाइस, और ये पार्टनर्स का नाम है, इसका नाम है टीटू और इसका नाम है कीकू. पार्टनर्स के नाम है टीटू एंड कीकू. अगर दोस्तों क्योंकि ये एक ही पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं, तो आप लोग मुझे बताओ गाइस, क्या एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं विच माइट बी इन्फ्लुएंशियल? द आंसर इज यस. तो कहते हैं अगर टीटू और कीकू के बीच में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, तो क्या उसको सप्लाई मान लिया जाएगा? बिकॉज टीटू एंड कीकू आर रिलेटेड पर्संस. एंड हाउ आर दे रिलेटेड पर्सन? दे आर पार्टनर्स इन द सेम पार्टनरशिप फर्म. कहते हैं a transaction of supply between T2 and Kiku in the course of furtherance of business shall be treated as supply even if made without consideration. Next, such persons are employer and employee. Employer and employee है guys. अब बात ये आती है कि क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर अपना हक जताता है? हाँ जी, हक जताता है. एम्प्लॉयर के डायरेक्शंस पर, एम्प्लॉयर के ऑर्डर्स पर एम्प्लॉय वैसे ही काम करता है जैसा एम्प्लॉयर बोलता है. एंड द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय हैज टू डू वर्क अकॉर्डिंगली. इन दिस सिनेरियो गाइस, इन दिस केस गाइस, क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन है? द आंसर इज यस. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड पर्संस making all perquisites taxable under GST. अब बात ये आता है, सर हम हजारों लाखों करोड़ों लोग रोजमर्रा पे एवरीडे बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट करते हैं टू वन और द अदर एम्प्लॉयर, और उन्हें सैलरी मिलती है. तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सैलरी पर GST लगेगा? द आंसर इज नो. तो सर वो आपने यहां पर तो बोल दिया रिलेटेड पर्सन है. ध्यान से मेरी बात सुनिए. There is a difference between being related and being taxable under GST. अब यहां पर सरकार ने, आप आगे देखेंगे, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल 3 में लिखा, जो कि बोलता है नीदर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक पॉइंट ऐसा करवा रहा हूं जो अगले हफ्ते मिलेगा, लेकिन इस पॉइंट को समझने के लिए जरूरी है. एम्प्लॉयर, ER मतलब एम्प्लॉयर और EE मतलब एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को
पैसा देता है जिसे अपन सैलरी का नाम बोलते हैं गाइस, जिसे अपन सैलरी का दर्जा देते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दोस्तों क्या दी है? सर्विसेज। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को क्या दी है गाइस? सर्विसेज। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस इज, क्या इस सैलरी पर जीएसटी है या नहीं है? द आंसर इज नो। आंसर इज नो, इस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि ये आपका आता है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3, आज जैसे हम शेड्यूल 1 कर रहे हैं वैसे ही आएगा शेड्यूल 3 आफ्टर कपल ऑफ डेज। शेड्यूल 3, और शेड्यूल 3 में क्लियरली लिखा है पहले वाले पॉइंट में कि इसे नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाए। तो अगर जिसे गुड्स नहीं माना गया, जिसे सर्विसेज नहीं माना गया, तो उस पर तो जीएसटी लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सर अगर जीएसटी लगने का सवाल नहीं उठता तो उसको यहां पर रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में क्यों डाला गया? देखो, रिलेटेड पर्सन में, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में हर एक उस केस को डाला गया जहां पर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। Employer can influence the employee. It is as simple as that, and that is why they are related persons. तो सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बीइंग रिलेटेड, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब सैलरी देता है तो आपने बोला उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो शेड्यूल 3 में आता है, जिसे नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाता है। बिल्कुल सही, यहां तक सही। लेकिन अगर एम्प्लॉयर, ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एनी पेमेंट करता है, ध्यान से सुनिएगा, एनी पेमेंट आउटसाइड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर कोई भी पेमेंट करता है आउटसाइड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस, उस पर जीएसटी लगेगा, सब्जेक्ट टू जीएसटी। क्योंकि अब उसने जो पेमेंट करी है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं आती। तो एनी पेमेंट विच इज मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, दैट फॉल्स इन शेड्यूल नंबर 3। अब सर ऐसी कौन सी पेमेंट होती है विच इज आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिस पर आप जीएसटी लगाने की बात कर रहे हैं? वो है गिफ्ट। जनरली दोस्तों इस सिनेरियो में इस केस में क्या आता है गाइस? इस केस में आता है गिफ्ट। क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट नहीं कर सकता? बहुत एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ चीजें गिफ्ट कर देते हैं। तो इन दैट केस फिर क्या होगा राठी जी? गिफ्ट हुआ तो फिर क्या होगा? क्या उस पर जीएसटी है? द आंसर इज यस। लेकिन सरकार ने देखा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो गिफ्ट करता है वो ओकेजनली करता है, ऐसा नहीं है कि हर महीने भर महीने कर रहा है। दिवाली गिफ्ट हो गया या कंपनी के फाउंडेशन डे पे कोई गिफ्ट हो गया, तो सरकार ने उसमें एक लिमिट लगा दी। और सरकार ने क्या बोला कि अगर आपका गिफ्ट, इफ योर गिफ्ट इज अप टू 50,000 रुपए पर एनम, तो सरकार ने कहा नो जीएसटी। अगर गिफ्ट 50,000 रुपए तक का है तो सरकार ने माफी दे दी। For the benefit of the employees, the government said if the gift is up to 50,000 rupees, गिफ्ट 50,000 रुपए तक का है तो माफ, लेकिन if gift is above 50,000, above 50,000 रुपए पर एनम गाइस, 50,000 रुपीज पर एनम, क्या उस पर जीएसटी लग जाएगा गाइस? क्या उस पर जीएसटी लग जाएगा? द आंसर इज यस, इस पर जीएसटी लग जाएगा। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? समझ में आया द एंटायर कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अगर एक दूसरे के बीच में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये बात सच है कि वो रिलेटेड है। लेकिन अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर द्वारा कोई भी पेमेंट करी गई विच इज इन द नेचर ऑफ सैलरी एंड इज अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट, तो उसे शेड्यूल 3 में डाल दिया गया
neither supply of goods nor supply of services and therefore no GST. अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई पेमेंट करी विच इज आउटसाइड द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, उस पर जीएसटी लगेगा. एंड उसके मैंने एग्जांपल बोला जो होता है प्रैक्टिकली रियल लाइफ में, वो होते हैं गिफ्ट. तो सरकार ने कहा यार गिफ्ट इज ए नॉर्मल टेंडेंसी जो साल में एक दो बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है. ऐसा नहीं है कि उस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के प्यार में पागल हो गया और हर हफ्ते ही गिफ्ट दे रहा है. तो इन दैट केस सरकार ने लिमिट लगाई. तो सरकार ने कहा कि अगर गिफ्ट 50,000 रुपए तक का है, इफ द गिफ्ट इज अप टू 50,000 रुपीज, इट विल बी exempted from GST, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन अगर गिफ्ट 50,000 से ज्यादा का है देन जीएसटी विल बी लेवाइड. और इससे जुड़ा हुआ दोस्तों मैं आपको आगे एक बार दिखाता हूं, फिर अपन वापस यहां पर आएंगे. ये देखिए गाइस, सप्लाई बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन. इसको रीड आउट करते हैं. जो मेरा पूरा एग्जांपल था दैट रिवॉल्व्स अराउंड दिस पॉइंट. कहते हैं एनी सप्लाई बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन. कहते हैं एनी ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एक्सीडिंग 50,000 रुपए, exceeding 50,000 rupees shall be considered as supply. क्या उसे सप्लाई माना जाएगा? हाँ जी, उसे सप्लाई माना जाएगा. Consequently, any gift up to 50,000 rupees received aggregately during the year by an employee shall not be deemed as supply. तो कोई अगर गिफ्ट मिला और गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो जीएसटी शैल बी लेवाइड. अगर 50,000 रुपए तक है देन जीएसटी शैल नॉट बी लेवाइड. Sir, what if gift is 72,000? Gift 72,000 का है, तो will GST be levied on the amount above 50,000 or will it be levied on the total value? Total value 50,000 तक है, वहां पे 50,000 से ज्यादा है तो पूरा पे टैक्सेबल है. गुड क्वेश्चन. दिमाग में आता है ना कि सर अगर गिफ्ट 55,000 का मिला, 5,000 ज्यादा था, तो 5,000 पे जीएसटी है पूरे वैल्यू पे. कहते हैं गिफ्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड. लॉजिकली गिफ्ट इज वॉलंटरी. गिफ्ट क्या है दोस्तों? वॉलंटरी इन नेचर है. एंड इज मेड ओकेजनली. इट कैन नॉट बी डिमांडेड एज अ मैटर ऑफ राइट. It cannot be demanded as a matter of right by the employee, and the employee cannot move a court of law for obtaining a gift. क्या एक एम्प्लॉय कोर्ट में जा सकता है ये बोलते हुए कि इस एम्प्लॉयर ने इसको गिफ्ट दिया, मुझे तो गिफ्ट नहीं दिया? नहीं. गिफ्ट इज वॉलंटरी इन नेचर. ये मेरी मर्जी है कि मेरे को गिफ्ट देना है या नहीं देना है. अगर मैंने गिफ्ट कीकू को दिया है तो जरूरी नहीं है टीटू आके हाय राठी जी मेरे को नहीं दिया, कैसे नहीं दिया. ऐसे नहीं कर सकते भाई. लड़ाई झगड़ा नहीं. मेरी मर्जी है. उसने काम ज्यादा किया था इसलिए उसको गिफ्ट मिला है, तुमने काम नहीं किया तुम्हें नहीं मिला. बात खत्म. ऑलराइट. हाउएवर, ये देखिएगा इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाउएवर, पेमेंट रिसीव्ड for services provided by an employee to the employer in the course or in relation to his employment are not treated as supply of services. Schedule 3 में पढ़ेंगे. So any transaction which is in the course or in relation to his employment, any amount paid by the employer to the employee in this scenario is not subject to GST. Any gift by the employer to the employee up to 50,000 is exempt. Above 50,000 guys, 50,000 से ज्यादा वाला taxable. All right guys, moving on. गिफ्ट वाला पॉइंट हो गया. नेक्स्ट कहते हैं guys, a person directly or indirectly holds 25% or more voting rights in both the companies. दो ऑर्गेनाइजेशंस में दोस्तों, ये हमारा दोस्त, ये कौन है? कीकू. ये हमारा दोस्त कौन है दोस्तों? टीटू. सॉरी, चश्मा वाला टीटू है. टीटू holds 25% share in Reliance Jio and 25% in Reliance Communications.
अब मुझे बताओ, अगर एक इंसान दो कंपनीज में 25% या उससे ज्यादा होल्ड करता है, तो क्या दोस्तों वो इन दोनों कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शंस करा सकता है, विच कैन बी इन्फ्लुएंशियल? द आंसर इज यस, एंड देयरफॉर रिलायंस जियो एंड रिलायंस कम्युनिकेशंस आर रिलेटेड पार्टीज इन दिस सिनेरियो. केस नंबर 5 अब बस रीड आउट करते जाएंगे गाइस. केस नंबर 5, 6. अब जो मेन पॉइंट आता है वो आता है फैमिली वाला. जो मेन पॉइंट आता है गाइस वो आता है फैमिली वाला, जो अभी आने वाला है. वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर. जैसे कि रिलायंस जियो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी, डिजाइन, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल और मार्केटिंग, मैनेजमेंट ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशंस. तो इन दैट सिनेरियो, क्या अगर रिलायंस जियो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो क्या इन दोनों को रिलेटेड पार्टीज बोला जा सकता है? बोला जा सकता है. बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन. कहते हैं, जैसे इस फोटो में देख रहे हैं, अंबानी जी कंट्रोल्स रिलायंस जियो एज वेल एज रिलायंस कम्युनिकेशंस. तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, रिलायंस पावर नहीं, रिलायंस जियो. कहते हैं इन दिस केस रिलायंस जियो एंड रिलायंस कम्युनिकेशंस आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड पर्संस. टुगेदर दोस्तों, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन यहां पर मैं बन जाता हूं, श्री राठी. हाँ जी गाइस, कहते हैं रिलायंस जियो, अच्छा सॉरी, नहीं, इसमें बनने की जरूरत नहीं है. कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, कहते हैं रिलायंस जियो और रिलायंस कम्युनिकेशन मिलकर रिलायंस पावर को कंट्रोल करते हैं. तो भी क्या रिलायंस जियो और रिलायंस कम्युनिकेशंस रिलेटेड पार्टीज हो गए? हाँ जी. दो लोग मिलकर तीसरे को कंट्रोल करते हैं, तो वो जो दो लोग हैं, क्या वो भी दोस्तों रिलेटेड पर्संस बन गए? हाँ जी, बन गए. अब बढ़ते हैं आगे. सच पर्संस आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. ये इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ एग्जाम हॉल में पहले भी आया हुआ है और आगे भी आएगा. ये दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड एवरीबडी हैज टू बी सुपर डुपर अटेंटिव in order to understand the definition of family for the purpose of दोस्तों ये अपना जीएसटी. इधर देखिएगा गाइस, आ जाओ. फैमिली में कौन कौन आता है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द असेसी. बीवी और बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, प्लस पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, brothers and sisters of the assessee who are wholly dependent on the assessee. क्या लिखा है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो आएंगे ही आएंगे. बीवी और बच्चे तो फैमिली के डेफिनेशन में आएंगे ही आएंगे, दे आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द फैमिली. लेकिन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिबलिंग्स कब आएंगे? व्हेन दे आर होली डिपेंडेंट ऑन द असेसी. तो लेट्स से मेरी एक सिस्टर है, क्या हम दोनों रिलेटेड पर्सन है या नहीं है? इट डिपेंड्स कि क्या दीदी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं. क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला जाएगा. अब लेट्स से मैं यहाँ पे 3-4 सिनेरियोस बनाता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या रिलेटेड पर्सन है या नहीं है. यू जस्ट हैव टू हेल्प मी आउट, आर दीज रिलेटेड पर्सन और नॉट. ओके, मैं आपका होस्ट और दोस्त श्री राठी. ऑलराइट गाइस, केस नंबर 1 सामने है दोस्तों मेरी बेटी, डॉटर, जो कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. नॉट डिपेंडेंट. क्या हम दोनों रिलेटेड पर्सन्स हैं? हाँ या ना? द आंसर इज यस, क्योंकि सर बीवी और बच्चे तो आएंगे ही आएंगे. बीवी और बच्चे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिलेटेड पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिपेंडेंसी. उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो गाइस, केस नंबर 2. अगला ट्रांजैक्शन होता है मेरा मेरे भाई के साथ, ब्रदर के साथ. जो कि ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो कि डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, डिपेंडेंट है. क्या ये रिलेटेड पर्सन में आएगा? हाँ जी सर, ये रिलेटेड पर्सन में आएगा. क्यों? क्योंकि ब्रदर के साथ डिपेंडेंसी चेक करी जाती है, एंड बिकॉज द ब्रदर इज डिपेंडेंट ऑन टू यू,
इन दिस सिनेरियो उसे उसे दोस्तों आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? रिलेटेड पर्संस की कैटेगरी में डालेंगे। थर्ड, मेरा ट्रांजैक्शन होता है मदर के साथ, मम्मी के साथ, मदर के साथ। मदर डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट। तो क्या दोस्तों मैं और मदर रिलेटेड पर्सन है? आर वी रिलेटेड पर्सन दोस्तों इन दिस सिनेरियो? द आंसर इज नो। आप रिलेटेड पर्सन नहीं हो, इवन दो वो मेरी मम्मी है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी लॉ दोस्तों क्या वो रिलेटेड पर्सन है? द आंसर इज नो। अब गाइस मेरा आप लोगों से सवाल आता है, मेरा आप लोगों से सवाल आता है कि इन ऑल द थ्री केसेस, अगर इन तीनों केसेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं विदाउट कंसिडरेशन, अगर ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस विदाउट कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है और ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, इन दिस केस, इन दैट सिनेरियो, क्या इन्हें गाइस फटाफट बताइए, सप्लाई माना जाएगा या नहीं? रिलेटेड पर्सन के साथ है, ये शेड्यूल 1 में आएगा, शेड्यूल 1 में आएगा डीम्ड सप्लाई, डीएस मतलब डीम्ड सप्लाई, जीएसटी लगेगा। लाइकवाइज दूसरे वाले के लिए और तीसरे वाले के लिए शेड्यूल 1 में नहीं आएगा एंड देयरफॉर वो डीम्ड सप्लाई नहीं है। तो पहला और दूसरा शेड्यूल 1 में आएगा और तीसरा वाला नहीं आएगा। कहते एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ फैमिली shall be considered as supply, उसे सप्लाई माना जाएगा even if without consideration, चाहे कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, क्या उसे फिर भी सप्लाई माना जाएगा? द आंसर इज यस, उसे सप्लाई माना जाएगा। तो फैमिली में कौन कौन आते हैं? बीवी और बच्चे आएंगे ही आएंगे, स्पाउस एंड चिल्ड्रन आएंगे ही आएंगे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स में ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द असेसी who are wholly dependent upon the assessee. And last point, one of them is a sole agent, sole distributor, sole concessionaire of the other. सर ये क्या मतलब हुआ? What do you mean by that? मतलब दोस्तों अगर कंपनी एक ही इंसान से सारा सामान खरीदती है, तो क्या दोस्तों अगर वो एक ही इंसान से सारा सामान खरीदती है तो जो बेच रहा है क्या उनके साथ इन्फ्लुएंशियल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? क्योंकि अगर सामने वाला बोलेगा कि भाई महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है, तो करना पड़ेगा क्योंकि आप एक ही से खरीदते हो। Reliance Jio purchases microchips for the purpose of SIM card only from ABC Limited, as ABC Limited is the sole distributor to Reliance Jio. Both the parties are related. इन्हें related माना जाएगा। All right, guys. Now coming on to the second part of the second point. अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो जब मैंने आपको ये पढ़ाना चालू किया था तो उसमें बोला था सप्लाई बिटवीन, केस नंबर 2, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। और अभी तक अपन क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तक अपन समझने की कर रहे थे रिलेटेड पर्सन। नाउ वी आर गोना गो एंड अंडरस्टैंड कि डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, हु इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। आइए गाइस, सेक्शन 25 सबसेक्शन 4। डिस्टिंक्ट पर्सन वो होता है who is required to obtain more than one registration whether in one state or more than one state। अब ध्यान से देखिएगा गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा, बड़ा एक अच्छा, जितना पॉइंट अपन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे ना गाइस, उससे ज्यादा आसान कोई तरीका है ही नहीं। लेट्स से गाइस, मैं आपका होस्ट और दोस्त अगेन श्री राठी। मेरे दो ब्रांचेस हैं, ब्रांच नंबर 1 इन यूपी and branch number 2 in राजस्थान। अब क्या दोस्तों इन दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होता है? द आंसर इज यस। ब्रांच नंबर 1 विल बी सेपरेटली रजिस्टर्ड फ्रॉम ब्रांच नंबर 2। व्हाई? बिकॉज जीएसटी इज स्टेट स्पेसिफिक। जीएसटी क्या है? एक स्टेट स्पेसिफिक टैक्स है। तो मेरे को यूपी में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यहां पर यूपी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन और यहां पर भी लेना पड़ेगा सेपरेट रजिस्ट्रेशन। यूपी में भी लेना पड़ेगा दोस्तों और यहां पर
राजस्थान में भी लेना पड़ेगा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस, एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू आंसर मी दिस। इन दिस केस गाइस, ब्रांच नंबर 1 से अगर ब्रांच नंबर 2 में कोई सामान गया है, ब्रांच नंबर 1 से ब्रांच नंबर 2 में कोई सामान गया जिसके लिए ब्रांच नंबर 2 ने ब्रांच नंबर 1 को पैसा नहीं दिया, ब्रांच नंबर 2 ने ब्रांच नंबर 1 को पैसा नहीं दिया, तो क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? हाँ जी, इस ट्रांजैक्शन को, दिस ट्रांजैक्शन विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई, दिस ट्रांजैक्शन विल बी नोन एज डीम्ड सप्लाई। Now every one of you will have to understand this point. Everyone इधर ध्यान से सुनिएगा। अब ऐसा क्यों, ध्यान से देखिएगा। जब कोई स्टॉक ब्रांच नंबर 1 ने परचेज किया होगा, ब्रांच नंबर 1 ने परचेज किया होगा, तो क्या दोस्तों इस स्टॉक पर इस परचेज पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो आईटीसी है, वो कौन सी ब्रांच ने लिया होगा? वो कौन सी ब्रांच ने लिया होगा? वो ब्रांच नंबर 1 ने लिया होगा, यूपी वाली ब्रांच ने लिया होगा। अब योगी जी ने आईटीसी दे दिया, योगी जी कौन है? यूपी के चीफ मिनिस्टर। उन्होंने आईटीसी दे दिया इस विश्वास से, इस भरोसे से, और वो भरोसा क्या था? वो भरोसा क्या था गाइस? कि भाई साहब आगे जब सामान बेचेगा ब्रांच नंबर 1, तो आगे से टैक्स कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि इफ द गुड्स आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ब्रांच नंबर 1 ने उसे आगे सप्लाई नहीं किया। ब्रांच नंबर 1 ने ब्रांच नंबर 2 को यह सामान भेज दिया, जिसे अपन बोलते हैं इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसे गाइस? इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर। और क्योंकि ये इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर है, क्या इन दिस सिनेरियो सामान ब्रांच नंबर 2 के पास पहुंच गया? अब इधर ध्यान से देखिएगा। अब योगी जी घूमते घूमते ब्रांच नंबर 1 के पास पहुंचे और ब्रांच नंबर 1 से कहते हैं, अरे भैया कब बेचोगे सामान और कब लोगे आगे से टैक्स? तो ब्रांच नंबर 2 ने कहा, ब्रांच नंबर 1 ने कहा, कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं योगी जी? कह रहे अरे ये वाले गुड्स की बात कर रहे हैं ना, इस पर मैंने आईटीसी का बेनिफिट दे दिया है। अब ब्रांच नंबर 1 के मैनेजर को एकदम से चमका, यार ये वाला सामान तो हम ब्रांच नंबर 2 में ट्रांसफर कर चुके हैं, अब ब्रांच नंबर 2 से हमने कोई पैसा नहीं लिया। अब योगी जी आते हैं, कहते हैं भैया बताओ क्या हुआ? तो कहते हैं अरे योगी जी, कहते हैं हाँ बोलो। कहते हैं यार ये वाला सामान ना, हमारा एक और ब्रांच है राजस्थान, वो ना राजस्थान चला गया। क्या कहते? क्या मूवी के टाइप जैसे नहीं, अगर आपने राजस्थान भेज दिया, और अब ये सामान अगर आगे राजस्थान में बेचा जाता है, सप्लाइड किया जाता है, तो यहां पर टैक्स कलेक्ट हुआ, वो किसे मिल गया? वो मिल गया राजस्थान सरकार को। आईटीसी कौन दे रहा है? यूपी वाला। टैक्स किसे मिल रहा है? राजस्थान वाले को। योगी जी हो गए नाराज। योगी जी ने कहा ये कमाल की बात है, हम आईटीसी दे रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं, इस भरोसे से, इस विश्वास से कि आगे से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, और यहां तो तुमने उल्टी गंगा बहा दी। क्या उन्होंने उस उल्टी गंगा को सीधा कर दिया? कह रहे हाँ जी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा ये जो आपने इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर किया है राठी जी, क्या इसे डीम्ड सप्लाई ही मान लिया जाए? विल दिस बी कंसिडर्ड टू बी डीम्ड सप्लाई? मान लिया जाएगा कि आपने अपने ही ब्रांच को सामान बेचा है, सप्लाई करा है। Everyone clear about it, guys? Everyone clear about this point? Yes or no? समझ में आया? इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। इसीलिए ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2 को आपस में क्या बोलते हैं? व्हाट आर दे टू ईच अदर? दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन। एक इंसान जिसके 2 ब्रांचेस हैं
और दोनों के अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, दोनों के क्या है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो इन दिस केस एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू ब्रांचेस जो कि डीपीज हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन है, क्या उन्हें सप्लाई माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी? द आंसर इज यस। अच्छा सर, व्हाट इफ इसी केस में ये जैसे हमारा केस नंबर 1 बोल देते हैं, एक और केस बनाते हैं ना राठी जी, मैंने कहा बोलो भाई, कहते हैं सर केस नंबर 2, अगर आपके पास एक ब्रांच है, ब्रांच नंबर 1 विच इज इन महाराष्ट्र, ब्रांच नंबर 1 ने ब्रांच नंबर 2 जो कि महाराष्ट्र में ही है, इसे अगर सप्लाई किया है, जिसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर, क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर, इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर। हाँ जी गाइस, इस सिनेरियो में क्या होगा, अब मैं आपको आंसर करूं उससे पहले एक और क्वेश्चन का आंसर करिए कि क्या आपने जो महाराष्ट्र के ब्रांच नंबर 1 और महाराष्ट्र में ही ब्रांच नंबर 2, क्या इन दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया है या इन दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन है? सर एक ही रजिस्ट्रेशन है, एक ही स्टेट में थे ना, तो क्यों बार बार 2 रजिस्ट्रेशन लेके सारे काम 2 बार करें? सिंगल रजिस्ट्रेशन है, और अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें आपको एक ब्रांच को बोलते हैं अपन पीपीओबी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बाकी सारे ब्रांचेस को बोलते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब क्योंकि सिंगल रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि सिंगल रजिस्ट्रेशन है बिटवीन ब्रांच नंबर 1 एंड ब्रांच नंबर 2, बोथ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन्हें अपन क्या बोलेंगे, विल दे बी कंसिडर्ड एज डीपी? क्या ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2 एक दूसरे के डीपीज है, डिस्टिंक्ट पर्सन है? द आंसर इज नो, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। एंड बिकॉज दे आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन, इन दोनों के बीच में किया गया ट्रांजैक्शन क्या उसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? क्या उसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? द आंसर इज नो, इसे डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। सर अगर क्या हमें अलाउड है कि एक ही स्टेट में अगर 2 ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस हैं, तो क्या हम अलग अलग रजिस्ट्रेशन फिर भी ले सकते हैं? ले सकते हैं, अलाउड है, चैप्टर नंबर 9 रजिस्ट्रेशन में सीखो, अलाउड है, नो डाउट अबाउट इट। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो, सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि इफ ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2 के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, महाराष्ट्र में है, सिंगल रजिस्ट्रेशन है, तो उन्हें डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा, मतलब उन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन कब माना जाता है? जब एक इंसान के एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं, चाहे वो वेदर इन द सेम स्टेट और सेपरेट स्टेट्स, whether in the same state or separate state। अब इधर देखिए, distinct person, a person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state union territory or more than one state union territory, shall in respect of each such registration be treated as distinct person। some example for better clarification, आइए guys, हेड ऑफिस मुंबई में है, महाराष्ट्र में, रजिस्टर्ड, सेंड्स गुड्स टू हिज ब्रांच इन नागपुर, महाराष्ट्र, रजिस्टर्ड। हाँ जी गाइस, अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, दोनों के अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। अब बताइए गाइस, सर मुंबई वाला ब्रांच और नागपुर वाला ब्रांच, ये दोनों एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे, चाहे दोनों ही महाराष्ट्र में है, दोनों ही महाराष्ट्र में। मुंबई हेड ऑफिस and Nagpur branch are distinct person under section 25(4) as both are registered. Therefore, any stock transfer between head office and branch, even if without consideration, चाहे consideration ना हो, shall be considered as supply, उसे supply माना जाएगा, and this is intra-state supply. This is intra-state supply.
All right, guys. Example number 2. अपने आप से करिए गाइस, अपने आप से करिए, बहुत अच्छा सा है, खुद से पढ़िए, देखते हैं आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया। पढ़ा गाइस एवरीवन? ये देखो, हेड ऑफिस इन भोपाल एमपी सेंड्स गुड्स टू इट्स ब्रांच इन लखनऊ यूपी। सर अलग अलग स्टेट में है तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। कहते हैं भोपाल हेड ऑफिस एंड लखनऊ ब्रांच आर डिस्टिंक्ट पर्सन एज बोथ आर रजिस्टर्ड। इट डज नॉट मैटर वेदर दे आर रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट्स। अगर सेपरेटली रजिस्टर्ड है वो मैटर करता है, सेम स्टेट में डिफरेंट स्टेट में कोई मैटर नहीं करता। हाँ ये बात सही है कि अगर डिफरेंट स्टेट में है तो आपको मैंडेटरली अलग अलग लेना ही होगा, कंपल्सरली अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, बिकॉज जीएसटी इज स्टेट स्पेसिफिक। सर अगर मेरे इंडिया में 10 ब्रांचेस है और 10 अलग अलग स्टेट्स में है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे को 10 अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे? जी हाँ, 100% 100% सही बात बोल दी। Therefore, any stock transfer between head office and branch, even if without consideration, shall be considered as supply, और इसे इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा क्योंकि वन स्टेट टू अनदर स्टेट जा रहा है। एंड थर्ड सिनेरियो, हेड ऑफिस अहमदाबाद गुजरात रजिस्टर्ड सेंड्स गुड्स टू हिज ब्रांच इन सूरत गुजरात। दोनों अहमदाबाद सूरत गुजरात में। नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन, कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन। सूरत ब्रांच shown as additional place of business in registration certificate. Surat branch has been shown as additional place of business in a registration certificate. मतलब सूरत ब्रांच क्या है? सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है। क्या अब अहमदाबाद और सूरत वाले डिस्टिंक्ट पर्सन है? नहीं सर, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि वो एक ही इंसान है, एक ही रजिस्ट्रेशन है। तो Ahmedabad head office and Surat branch are not distinct persons under section 25(4) as both are not registered separately. Consequently, any stock transfer between head office and branch shall not be considered as supply. उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, and therefore GST shall not be levied. GST लेवाय नहीं करा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब जिन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। डीम्ड का क्या मतलब है? मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा। आप मानो या ना मानो, सरकार तो माने। तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, और उसे क्या बोलते हैं? कहते हैं वेयर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट हैज एन एस्टैब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person. अब पढ़ने में इतना समझ में नहीं आता, क्या काम करेंगे? एग्जाम्पल काम करेगा हमारे लिए। अब देखिएगा एग्जाम्पल। मिस्टर विजय माल्या एंटरप्राइजेस, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, ओन्स एन एसी रेस्टोरेंट, फावा करके रेस्टोरेंट का नाम है, इन हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है ना? उन्होंने एक लिकर शॉप खोली, ही ओपन अ लिकर शॉप इन उत्तराखंड for trading of Kingfisher alcoholic liquor for human consumption. अब मेरे को बताइए, everybody has to answer me guys, अगर कोई इंसान एसी रेस्टोरेंट खोला है तेलंगाना में, तो क्या इस वाले सिनेरियो में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर इज यस, जीएसटी में तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरे स्टेट में आपकी दारू की दुकान है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आप लोग जानते हैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या इस पर जीएसटी लगता है? क्या जीएसटी लगता है? नहीं सर, दारू ही एक ऐसी चीज है जो अभी नहीं कभी नहीं, आज भी जिस पर जीएसटी नहीं है, कल भी जिस पर जीएसटी नहीं होगा। Yes or no? He opened a liquor shop in Uttarakhand for trading of Kingfisher alcoholic liquor for human consumption, जिस पर जीएसटी नहीं लगता।
तो क्या हमें उत्तराखंड में ध्यान से बताइए, उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है? द आंसर इज नो। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में आप दारू बेचते हो, उत्तराखंड में आप दारू बेचते हो और दारू जीएसटी एम्बिट में नहीं आती, तो व्हाई वुड यू बी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड अंडर द जीएसटी लॉ? लेकिन सरकार ने कहा कि एक इंसान जिसका जीएसटी रजिस्टर्ड ब्रांच है, जीएसटी रजिस्टर्ड ब्रांच है ये वाला, और इसी इंसान का दूसरा एक ब्रांच है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इन दोनों को फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ क्या माना जाएगा? डीम्ड डीपीज, डिस्टिंक्ट पर्संस। क्या माना जाएगा? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। ऑलराइट एवरीवन, इधर देखिए, since supply of alcoholic liquor for human consumption in Uttarakhand is a non-taxable supply, उस पर जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, hence they are not required to obtain registration with respect to same in Uttarakhand. उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है. Supply between these offices in course of furtherance of business even without consideration shall qualify as supply. क्यों? क्योंकि एक इंसान जीएसटी में रजिस्टर्ड है, दूसरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ही जरूरत नहीं है, तो हमने इन्हें क्या मान लिया? वी कंसिडर्ड देम एज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. हमने इन्हें क्या माना गाइस? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. ऑलराइट गाइस, ऑल्सो फावा इन हैदराबाद एंड लिकर शॉप इन उत्तराखंड दो अनरजिस्टर्ड शैल बी ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन. तो इनके बीच का जो भी ट्रांजैक्शन होगा गाइस, क्या उन्हें डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा? द आंसर इज यस, माना जाएगा. अब चलते हैं गाइस हमारी उसी टेबल पर जो सबसे पहले हम लोगों ने बनाई है इस चैप्टर में. आ जाइए, ये आ गई. सप्लाई बिटवीन रिलेटेड oblique distinct persons. Everyone clear about it? मजा आया? आज हम लोगों ने शेड्यूल 1 के 2 केसेस करे हैं गाइस, और आज मैं यहीं तक रखूंगा क्योंकि थोड़े भारी भरकम केसेस थे. कल हम केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 खत्म करेंगे और कल हमारा शेड्यूल नंबर 1 खत्म हो जाएगा गाइस. उसके बाद हम शेड्यूल नंबर 2 एंड शेड्यूल नंबर 3 करेंगे, एंड फिर वी विल मूव ऑन टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज गाइस आपका सेक्शन 8 और चैप्टर खत्म. चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के मैं एक सेशन लूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. The more questions we solve out, the better it would be. आकांक्षा, क्या मजा आया बेटा आज के सेशन में? आ जाओ गाइस, आज के सेशन में जो पढ़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं खटाखट फटाफट गाइस. हाँ जी गाइस, आज के सेशन में जो पढ़ा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. और आज के सेशन में हम लोगों ने 2 शेड्यूल्स करे. शेड्यूल नंबर 1 के 2 पॉइंट्स करे. पहला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड. ध्यान से याद रखिएगा दैट यू हैव यूज्ड एनी पर्टिकुलर गुड्स और कैपिटल गुड्स इन द बिजनेस जिस पर आपने आईटीसी का बेनिफिट उठाया था, एंड नाउ दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड. उन्हें आप ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, तो इन दैट केस क्या उसे सप्लाई मान लिया गया है. सरकार ने कहा हाँ भाई, हमने तुम्हें आईटीसी का बेनिफिट दिया था एक भरोसे से, एक विश्वास से कि तुम आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे, लेकिन क्योंकि तुम आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हो, यू शैल नॉट बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी. You should not have been allowed the benefit of ITC, but since you have availed ITC, आपने ITC अवेल कर लिया है,
तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आगे वाले ट्रांजैक्शन को डीम्ड सप्लाई मानना पड़ेगा। दूसरा, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके, जिसमें एक पॉइंट या दो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कि पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में मैंने डिटेल में समझाया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो भी पेमेंट होती है, अगर वो सैलरी चैप्टर से रिलेट करती है, मतलब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो वो आपका दोस्तों कहाँ जाएगा, नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 में जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट किया है तो गिफ्ट का बेनिफिट 50,000 रुपए तक सरकार द्वारा माफ है, 50,000 से ज्यादा है देन द एंटायर अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। उसके बाद फैमिली की डेफिनेशन पर पहुंचे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फैमिली की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द असेसी प्लस parents and grandparents and siblings who are wholly dependent on the assessee। ये आपके रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में है। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन वो होते हैं जहां पर एक इंसान के दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस हैं, और वो चाहे विद इन द सेम स्टेट हो या दूसरे स्टेट में हो, अलग अलग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अलग अलग स्टेट में है तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लेकिन विद इन द सेम स्टेट है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, वो चॉइस है। तो अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो उन्हें सप्लाई माना जाएगा। तो कहते हैं अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन more than one registration, whether in one state union territory or more than one state union territory, shall in respect of each such registration be treated as DP's distinct person। फिर आया दोस्तों डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, एक इंसान जिसके पास एक रजिस्ट्रेशन है गाइस अंडर द जीएसटी लॉ, और दूसरा को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो इन दैट केस उन्हें क्या माना जाता है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इन एनी ट्रांजैक्शन। अगर लेट्स से फावा रेस्टोरेंट से कुछ सामान लिकर स्टोर पे गया, खाना गया फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द लिकर शॉप, तो क्या उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन? द आंसर इज यस। Everyone clear about it? कल हम करेंगे केस नंबर 3 which is again a very good scenario, फिर केस नंबर 4 and then we will switch on to schedule number 2। शेड्यूल नंबर 2 भी बहुत अच्छा है गाइस, लंबा है लेकिन it is worth the efforts। तो कल कोशिश करेंगे हम शेड्यूल नंबर 2 तक कवर अप करें, एंड शेड्यूल नंबर 3 एंड सेक्शन 8 हम एक साथ कर लेंगे गाइस, तो इट विल बी रियली गुड। चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।